जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, बीते रविवार को जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद बीजेपी में खुशी की लहर है, कार्यकर्ता उत्साह में हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत से तसल्ली करनी पड़ रही है। लेकिन इन चुनावों का महाराष्ट्र की राजनीति पर भी असर होने वाला है। खास करके अगले 4-5 महीनों बाद जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उस संदर्भ में अगर बात करें तो 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनके प्रोस्पेक्ट्स को इन चुनाव नतीजों की वजह से नुकसान पहुंचा है। एक पार्टी है कांग्रेस और दूसरी है बीआरएस, केसीआर की पार्टी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चुनाव नतीजे आए हैं वो किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं। दोस्तों, अगले 4-5 महीने बाद जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में महाराष्ट्र के भीतर 2 बड़े गठबंधनों के बीच टकराव होगा। एक गठबंधन है महायुति, जिसका कि सबसे बड़ा घटक दल है भारतीय जनता पार्टी, और साथ में है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं शिंदे, और साथ में अजीत पवार की एनसीपी। तो ये 3 पार्टियां एक तरफ, और दूसरी तरफ है महाविकास आघाड़ी, जिसमें कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, कांग्रेस है और शरद पवार वाली एनसीपी है। तो अब जो सीटों का बंटवारा होगा वो इन्हीं पार्टियों के बीच होने वाला है। एक तरफ बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि बीजेपी में जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी की जो 22 सीटें हैं वो शिवसेना और एनसीपी में बांटी जाएंगी। हालांकि ये सिर्फ फडणवीस का एक बयान था, आधिकारिक तौर पर अभी चर्चा वहां नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो हाल ही में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच एक मुलाकात हुई थी शरद पवार के घर पे, और उसमें यह तय हुआ था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, उनमें से 22 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव लड़ेगी और जो बाकी की 26 सीटें होंगी वो कांग्रेस और एनसीपी में बांटी जाएंगी। एनसीपी इसके लिए तैयार थी, पवार तैयार थे बताया जाता है, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, पहले जो 4 राज्यों के 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं उनको आ जाने दीजिए, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे इस बारे में। दरअसल कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आएंगे तो उनमें ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस को जीत हासिल होगी और फिर उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। कांग्रेस ने इसके लिए भूमिका बनानी भी शुरू कर दी थी। अब से कुछ हफ्तों पहले ही कांग्रेस की तरफ से यह बयान आ रहा था कि देखिए, अब हम जो है राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं। पिछले साल शिवसेना में बगावत हुई तो शिवसेना कमजोर हो गई, एनसीपी में बगावत हुई तो एनसीपी कमजोर हो गई, और ऐसे में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। और इस वक्त महाविकास आघाड़ी का सबसे बड़ा घटक दल भी कांग्रेस है। वैसे जब साल 2019 में चुनाव नतीजे आए थे तब कांग्रेस सबसे आखिर वाली पार्टी थी। अगर सबसे बड़ी पार्टियों की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टियों में आखिरी नंबर था। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बीजेपी 105 सीटों के साथ में, दूसरे नंबर पर थी शिवसेना 56 सीटों के साथ में, तीसरे नंबर पर थी एनसीपी 54 सीटों के साथ, और चौथे नंबर पर थी कांग्रेस 44 सीटों के साथ में। तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में साथ में आ गया, और इस आघाड़ी में तीसरी छोटी पार्टी थी, तीसरे नंबर की पार्टी थी कांग्रेस। लेकिन जब शिवसेना में बगावत हुई तो शिवसेना के विधायक कम हो गए, इस साल जब एनसीपी में बगावत हुई तो एनसीपी के विधायक कम हो गए, और कांग्रेस जो तीसरे नंबर पर थी वो पहले नंबर पर पहुंच गई। अब कांग्रेस का यह भी कहना था कि देखिए, हम अब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं। दूसरी बात कि हमने अपना कुनबा संभाल कर रखा है। दोनों पार्टियां अपना कुनबा संभाल नहीं पाई, दोनों में फूट पड़ गई, लेकिन हमारी पार्टी इंटैक्ट है। अब इसी बिना पर कांग्रेस ये दावा करने वाली थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जो नतीजे आए हैं उसके बाद कांग्रेस का बार्गेनिंग पावर अब कम हो गया है। हालांकि नाना पटोले, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि बाकी राज्यों में जो चुनाव नतीजे आए हैं उनका महाराष्ट्र पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। महाराष्ट्र के समीकरण अलग हैं और महाराष्ट्र के यहां के समीकरणों को देखते हुए सीटों का बंटवारा किया जाएगा। वो अब भी उसी प्रकार का तेवर बनाए हुए हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही तूती बोलती थी। 80 के दशक में महाराष्ट्र में कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होता था।
90 के दशक में भी अगर एक अपवाद को छोड़ दे, 1995 से लेकर 1999 के उन 4-4.5 सालों को छोड़ दे, तो कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री रहा। 1995 के पहले शरद पवार मुख्यमंत्री थे, उसके पहले सुधाकर राव नाइक मुख्यमंत्री थे। पवार तब कांग्रेस में हुआ करते थे। फिर 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत कर दी और अपनी अलग पार्टी बना ली, एनसीपी। उसके बावजूद भी कांग्रेस राज्य में अपना मुख्यमंत्री बिठा पाई, क्योंकि 1999 में चुनाव के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन कर लिया और फिर विलासराव देशमुख कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद 2004 में चुनाव हुए। 2004 के चुनाव के पहले सुशील कुमार शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। फिर 2004 के चुनाव के बाद में फिर से विलासराव देशमुख आए मुख्यमंत्री बनके, लेकिन 2008 का जो मुंबई आतंकी हमला हुआ था उसके चक्कर में उनको हटना पड़ा और फिर अशोक चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अशोक चौहान भी करीब साल 1.5 साल के बाद में उनको भी अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो आदर्श बिल्डिंग घोटाले में उनका नाम आ गया था, उस विवाद में वो फंस गए। और फिर उसके बाद साल 2010 में पृथ्वीराज चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2014 तक पृथ्वीराज चौहान ही मुख्यमंत्री थे। तो आप देखिए कि बीते 3-4 दशकों से महाराष्ट्र में कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री रहा, कांग्रेस की ही तूती बोलते आई। लेकिन 2014 से लगातार जो है कांग्रेस की हालत खराब होती गई। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 42 सीटें मिली, जबकि उसके पहले जो 2009 का चुनाव हुआ था उसमें 82 सीटें मिली थी। और फिर और 2019 के चुनाव में और ज्यादा गिरी कांग्रेस और 44 सीटें ही मिल पाई। इसके अलावा अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी पिछले चुनाव में 2019 में। तो कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो चुकी है महाराष्ट्र में। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद थी कि अभी जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसके बाद पार्टी में नई जान फूंकी जाएगी और पार्टी फिर से उठ खड़ी होगी और महाराष्ट्र में भी उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और इसीलिए कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी और वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, फिर से राज्य में जो उसके पुराने दिन थे वापस आ पाएंगे। तो ये बात तो थी कांग्रेस की। आइए अब बात करते हैं केसीआर की पार्टी बीआरएस की। केसीआर अगर इस बार चुनाव नहीं हारते तेलंगाना में तो तीसरी बार वो राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते, वो हैट्रिक कर लेते। लेकिन कांग्रेस ने उनकी सफलता का घोड़ा रोक दिया और अब उनकी कुर्सी जा रही है तेलंगाना से। लेकिन ये वही केसीआर हैं जो कि अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता बनाने निकले थे। हिंदी में कहावत है कि चौबे जी चले छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर रह गए। तो ऐसा ही कुछ केसीआर के साथ हुआ। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था, और वो इसलिए क्योंकि वो अपनी पार्टी को एक राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहते थे। और इसकी शुरुआत उन्होंने महाराष्ट्र से की थी। पहले वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहते थे। हाल ही में उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी। जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे तो वहां पर उनके उम्मीदवार उतरे थे और 500-600 के करीब जो है ग्राम पंचायतों पर उनके उम्मीदवार जीते भी। तो एक अच्छी शुरुआत हुई थी और उसका नुकसान यहां पर कांग्रेस को हो रहा था। यह माना गया कि कांग्रेस के वोट कट रहे थे। और केसीआर का प्लान था कि महाराष्ट्र में जो पूरी 288 सीटें हैं उन सभी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और अपने आप को वो एक किसान नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के वोटरों में ज्यादातर किसान तबके के लोग हैं। और तेलंगाना में भी उन्होंने अपनी छवि एक किसान नेता के तौर पर बनाई हुई है। यहां पर महाराष्ट्र में जगह जगह पर बैनर पोस्टर भी कुछ वक्त पहले उन्होंने लगवा दिए थे, अब की बार किसान सरकार। लेकिन तेलंगाना में ही उनके साथ में खेल हो गया। हालांकि केसीआर की अपनी छवि काफी अच्छी थी, लेकिन उनके जो साथ के लोग हैं, उनकी पार्टी के विधायक और मंत्री, उन्होंने उनके काम को मटियामेट कर दिया था। उन्होंने कई सारी योजनाएं लाई थी, रैयत बंधु योजना लाई, दलित बंधु योजनाएं लाई, कई लोक लुभावन योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन उन योजनाओं का लाभ जो है जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, और ये जो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं वही बीच में घपला कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, और आम लोगों तक वो बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे थे। और इसी बात को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया और केसीआर को जाना पड़ा। दूसरी बात यह कि केसीआर इमोशनल पॉलिटिक्स भी करते आ रहे थे कि हमने तेलंगाना के लिए संघर्ष किया,
आंध्र प्रदेश से अलग निकालकर तेलंगाना राज्य बनाया। लेकिन अब वो तेलंगाना का मुद्दा राज्य बनने के बाद वो जो भावनात्मक मुद्दा था वो खत्म हो गया था, और ये बात केसीआर को भी शायद समझ में आई, और इसीलिए अब वो तेलंगाना से बाहर निकलकर एक राष्ट्रीय स्वरूप अपनी पार्टी को देना चाह रहे थे और किसानों की बात कर रहे थे। तो अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर केसीआर के मिशन महाराष्ट्र का क्या होगा? क्या वो अभी भी जारी रहेगा, या फिर पहले वो अपने होम टर्फ में मजबूत होंगे, वापस से जो वहां पर उनकी सत्ता गई है, वहां पर उनकी साख हिली है, उसको ठीक करने के लिए कुछ करेंगे? तो जो कुछ भी होगा, महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस क्या पैंतरे आजमाती है, कांग्रेस की क्या रणनीति होती है, और क्या केसीआर अभी भी महाराष्ट्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उत्सुक हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आप भी इस चैनल पर अपनी नजर बनाए रखें। अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।